मित्रों नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अब तक हमने इतिहास जानने के साधन में इसके 13 भागों का अध्ययन किया। आज जो हम अध्ययन करेंगे इसके 14वें भाग का। 13 भाग में हमने इतिहास जानने के साधन में इसके साहित्यिक साक्ष्यों में हमने जैसे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन किया। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण में हमने देखा यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री, इन सब का अध्ययन किया। इसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसमें भी हमने अभिलेखों का अध्ययन कर लिया है। जो आज हमारा विषय है अध्ययन का वह है सिक्के या मुद्रा। देखिए, हम पुरातत्व को 3 भागों में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य अब इसमें पहला क्या था? अभिलेख। इसका अध्ययन ऑलरेडी हो चुका है। मुद्रा या सिक्का, मुद्रा सिक्का, ठीक। उसके बाद स्मारक। तो जैसे अभिलेखों का महत्व था प्राचीन इतिहास जानने में, उसी तरीके के स्रोत के रूप में मुद्राओं का भी बड़ा महत्व है। जो तत्कालीन उस समय के शासक थे, राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने क्या है अपनी अपनी मुद्राएं जारी की और उन मुद्राओं से हमको क्या है उस समय की शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, यानी कि विविध पक्षों के विषय में क्या है जानकारियां मिले। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं। अब अगर हम सिक्कों की देखें तो सिक्के तो हमको 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलने लगते, लेकिन नियमित रूप से, ध्यान देना, लेकिन नियमित रूप से जो सिक्कों का प्रचलन हुआ 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। किसके, कौन सिक्का? सबसे प्राचीन जो हमको सिक्का मिला है, मुद्रा मिली है, वह आहत मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। तो अब हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे, ठीक। धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कोई ऐसा क्षेत्र छूटने न पाए जो कि परीक्षा के समय हमको ये लगे कि हमने आज इसका अध्ययन किया होता तो शायद हम सही कर जाते, ठीक। तो हमको इसके विविध पक्षों का अध्ययन करना है। जितना लगभग परीक्षा में पूछा जाता है उसका हम क्या है सूक्ष्मतम रूप में अध्ययन करेंगे। सिक्के, सिक्का, देखिए या मुद्रा, ठीक। दोनों एक ही चीजें हैं, इसीलिए यहाँ इसको ब्रैकेट में है, इसको समझने के लिए दोनों एक चीज है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो। सिक्का, मुद्रा। तो सिक्कों के अध्ययन को पहला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। देखिए, ये बराबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कि न्यूमिस्टिक्स या मुद्रा शास्त्र। जैसे इसके पहले हमने बताया था अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र। इसके पहले वीडियो आप देखेंगे, पुराना वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक, पूरी जानकारी के लिए। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्टिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत का प्राचीनतम मुद्रा या सिक्का आहत मुद्रा या पंचमार्क। हो सकता है कि आपसे आहत में देखे पंचमार्क दे दे तो दोनों एक ही है। पंचमार्क कॉइन्स या मुद्रा, ठीक। तो भारत की जो सबसे प्राचीन मुद्रा है आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा है। इसका समय जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व देंगे, तभी आप घबराना मत। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हमने बताया कि जो सिक्कों का प्रचलन हो तो हमको 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिले, लेकिन नियमित रूप से जो सिक्के प्रारंभ हुए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। साहित्य में इन्हें कारसापण,
कारशापड़, पुराण, पुराण भी मिलता है, वो पुराण मत समझना, धरण और शतमान मिलते हैं। इनका जो साहित्य में नाम मिलता है वह क्या है, सिक्कों का कारशापड़, पुराण, धरण और शतमान के रूप में मिलते हैं। लेकिन देखिए इसमें और चीज एक चीज जान लीजिए कि जो आहा सिक्के हैं, इनकी आहा सिक्के कुछ भी पूछा जा सकता है। आहा सिक्के अधिकांशता चांदी के, किसके बने हैं, चांदी के बने हैं या मिले हैं। लेकिन तांबे के भी आहत सिक्के मिलते हैं, के भी आहत सिक्के मिलते हैं। तांबे के भी आहत सिक्के मिलते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा गया था, संयोग से 2017 नवंबर जब हम नेट हुए थे उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आहा सिक्कों की धातु क्या है। उसमें ऑप्शन में दिए थे तांबा, चांदी, जस्ता और सोना, और एक विकल्प में तांबा और चांदी दोनों दिए थे। तो क्या हमको सही करना है, उसमें जहां धातु पूछी जाएगी तांबे और चांदी, इसको अलावा दूसरी धातु से भी हमको सिक्के नहीं मिले। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि इसमें कोई लेख नहीं है। ठीक, इसमें कोई यह सिक्के लेख रहित है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लेख रहित है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, अब इसका प्रश्न आहत इसका क्यों नाम पड़ा, ये भी तो आवश्यक है जानना नहीं। आहत इसका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसको पीट कर ठप्पा लगाकर इस पे क्या है, आहत, इसको ठप्पा लगाकर चिन्हों का अंकन किया गया। किसका, चिन्हों को अंकित किया गया, जिसे को कुछ प्राकृतिक चिन्ह, पेड़ पौधे, इनको अंकित किया, चिन्हों को अंकित किया गया है। ये तो क्या हुआ आपका आह सिक्का। ठीक, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले लिखित सिक्के या सबसे पहले लिखित स्वर्ण सिक्के या लेखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय सबसे पहले लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यमन या इंडो ग्रीक, दोनों एक ही हैं, इंडो ग्रीक शासकों को चलाने का श्रेय प्राप्त है, सर्वप्रथम सबसे पहले लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है, हिंद एवं शासकों। अब इनके जो सिक्के मिले उससे जो इनका 40 वर्षों का पश्चिमोत्तर भारत में छोटा सा इनका शासन था, उसके विषय में जो इनके जानकारी का स्रोत है इनके सिक्के हैं, कैसे इनकी व्यवस्था थी, कैसे इनकी शासन प्रणाली। आप देखिए कुषाण शासकों ने रोम सिक्कों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। कैसे स्वर्ण सिक्के, शुद्ध स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन, सबसे शुद्ध जो सिक्का होता है वह कितना होता है, 124 ग्रेन, 124 ग्रेन का चलाए। ठीक, अब देखिए इतना समझ लीजिए, फिर थोड़ा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्टिक्स या मुद्रा शास्त्र। सबसे जो प्राचीन मुद्रा भारत मिली है 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, इसकी जो लिपि है वह इसमें लेख युक्त नहीं है या क्या है, लेख रहित है, इसमें कोई भी हमको शब्द नहीं मिलता, लेकिन इनमें चिन्हांकन हमको प्राप्त होते हैं। इसकी जो धातुएं हैं चांदी और तांबे की वह धातुएं हैं, इन्हें साहित्य में
कारसापर, धरड़, पुराण, शतमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब सर्वप्रथम लिखित सिक्के, स्वर्ण सिक्के चलाने की जहां बात आएगी तो वहां हिंदुवन शासक या ग्रीक शासक, उसके बाद सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाते हैं कुषाण शासक। ठीक, और सबसे अधिक तांबे के सिक्के, सबसे अधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए, कुषाण शासकों ने चलवाए। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा कि स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए तो कुषाण शासकों ने ही सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के। आप देखिए, हम देखते हैं कि सिक्के जो हैं, देखिए समझिए सिक्के क्या है, उस समय की आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति का भी निर्धारण करते थे। किस प्रकार करते थे, जैसे हमने देखा कि जिस काल में सिक्कों की अधिकता थी उसको हमने माना कि व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। कैसा था, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। भाई हमारे पास अगर ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा धन है, तो इसका मतलब है हम आर्थिक रूप से क्या है, समृद्ध है। और पैसे की कमी है तो जान लीजिए कुछ समय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे पूर्व मध्यकाल के प्रथम काल में हम देखते हैं तो सिक्कों की कमी मिलती है, तो उसको क्या हमने मान लिया, लिखने को सकते नहीं, समझ लिया। पूर्व मध्यकाल के प्रथम काल में क्या है, सिक्कों की कमी है, तो उसको हमने मान लिया कि आर्थिक रूप से समझ। लेकिन जब द्वितीय काल में जाते हैं तो सिक्कों की हमको अधिकता मिलने लगती है, तो ये लगता है कि यह क्या है, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न। और इसके बाद सिक्कों के द्वारा देखिए बहुत से शासक ऐसे राजा हुए जिनके व्यक्तिगत गुणों के विषय में, उनके धर्म के विषय में भी सिक्कों से जानकारी मिलती है, उनके व्यक्तिगत गुण और धर्म। जैसे दो उदाहरण आपको देंगे, एक है कनिष्क। कनिष्क के धर्म के विषय में हमको सूचना कहां से मिलती है, सिक्कों से मिलती है। और समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने के विषय में, समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने के विषय में, समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने के विषय में, कुमारगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने के विषय में, और उसके बाद सातवाहन शासकों के समुद्र विजय के विषय में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चिमी भारत काठियावाड़ के विजय के विषय में, सबके लिए सिक्के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसको भी चलिए हम उसको आप पहले लिख लीजिए, उसको भी लिख दे रहे हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो संशयपूर्ण हो। ठीक, तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि कनिष्क के बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की सूचना कहां से मिलती है, सिक्कों के द्वारा। सूचना भी सिक्कों के द्वारा मिलती है। ठीक, अब देखिए क्या है, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हमको कैसे सूचना मिली, उसके सिक्कों के द्वारा हमको सूचना मिली कि कनिष्क क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, उसके बाद समुद्रगुप्त के वीणा वादन या वीणा प्रकार के सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने की सूचना मिलती है। उसके संगीत प्रेम की सूचना मिलती है, उसके संगीत प्रेम की सूचना मिलती है। ठीक, उसके बाद सातवाहन शासक सातकर्ण, एक शासक है सातकर्ण, उनके सिक्के पर जलपोत का अंकन है। किसका अंकन है, जलपोत का अंकन मिलता है, जिससे उनकी समुद्र विजय की सूचना मिलती है। समुद्र विजय
की सूचना मिलती है। उसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम दो ही ऐसे गुप्तवंशी शासक हैं जिनके विषय में जान लीजिए, पूछा जाता कि कौन ऐसे गुप्तवंशी शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त, जिनसे यह पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। वो कैसे? सिक्कों के द्वारा। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य, उनका अश्वमेध प्रकार का सिक्का करने का साक्ष्य अश्वमेध प्रकार के सिक्के से प्राप्त होता है। अब कैसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था? उनका जो अश्वमेध प्रकार का सिक्का है उससे हमको जानकारी मिलती है। एक और शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के व्याघ्र शैली, ठीक, व्याघ्र शैली या कहीं कहीं व्याघ्र हनन प्रकार, ठीक, व्याघ्र शैली व्याघ्र हनन प्रकार, व्याघ्र शैली व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के से उसके काठियावाड़ पश्चिमी भारत के विजय के विषय में, पश्चिमी भारत के विजय के विषय में सूचना मिलती है, कि विषय में सूचना मिलती है, ठीक। अगर हमको चंद्रगुप्त का व्याघ्र शैली का सिक्का न मिलता तो हमको यह पता लगता कि समुद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत की भी विजय की थी। और एक शक पहलव शासक है, उनके विषय में कहा जाता है कि वो अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। पहलव शासक के विषय में, पहलव शासक के सिक्कों से जानकारी मिलती है कि वे अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे, ठीक। तो देखिए क्या है समुद्रगुप्त। अब इसको पूरा लिख लीजिए आप, इतना इसको पहले बता, इसको देखिए। अब अगर हम क्वेश्चन कई बार बराबर पूछा जाता है कि कैसे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ के विषय में कैसे सूचना मिलती है, या कौन से गुप्तवंशी शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो जान लीजिए दो ही गुप्त शासक हैं, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इनकी जो सूचना मिलती है इनके अश्वमेध प्रकार के सिक्के से मिलती है। पश्चिमी भारत के विजय के विषय में चंद्रगुप्त द्वितीय के उनका व्याघ्र शैली या व्याघ्र प्रकार का सिक्का जो है उससे सूचना मिलती है। और समुद्रगुप्त जो है वह संगीत का प्रेमी था, उसका जो वीणा प्रकार का सिक्का है, वीणा वादन प्रकार का सिक्का, उससे सूचनाएं हमको प्राप्त होती है। तो ये क्या है, सिक्कों के विषय में इतना। देखिए सिक्के जो हैं, सिक्कों से उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैसे हम कहते हैं कि इनकी इस वंश की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी, तो वहां हम देखते हैं कि ज्यादातर क्या है, सोने के सिक्के हमको मिलने लगते हैं। जिनकी कुछ स्थिति खराब होती है तो क्या है, मुद्राओं का, जिसे आज नहीं आप देख रहे हैं कि मुद्राएं क्या है, आज क्या है, अवमूल्यन होता है। मुद्रा के आज पैसे का बहुत पैसा बढ़ गया है, लेकिन क्या है, उसका महत्व कम हो गया है, ठीक। उसी प्रकार से क्या है कि जैसे जैसे आर्थिक स्थिति होती है वैसे वैसे क्या है, मुद्रा भी परिवर्तित होती रहती है। तो उन समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अध्ययन के लिए ये जो है, इतने जो है ये चीजें आप जो सूचना प्राप्त की है। देखिए परीक्षा में बराबर ही पूछे जाते, इससे ज्यादा और कुछ विशेष पूछा नहीं जाएगा। तो सीधे शब्दों में जान लीजिए कि इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए
सिक्कों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, अब इसके बाद पर बच रहा स्मारक दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो समस्याएं होती हैं। लेकिन देखिए, आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे और पीछे का वीडियो अवश्य देखें। ठीक, पूरा वीडियो देखें, पीछे का वीडियो अवश्य देखें, तो उससे क्या है, और आप सुझाव अवश्य दें कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप इसमें और अच्छा हो सकता था। इसके लिए आप सुझाव अवश्य दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो नए लोग हों सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें। उससे क्या है, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो 2-3 चीजें और आज हम आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक, वेदांगों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राजत रंगड़ी किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? कितने हुए? 3, 2 और लिख लीजिए, 5 पूरा कर दें। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? उसके बाद बाल रामायण किसकी रचना है? ठीक, ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखिए, उद्देश्य यह है कि जैसे एक वीडियो में 5 क्वेश्चन, दूसरे में 5 क्वेश्चन, तो धीरे धीरे हम कोई ऐसा आपको ग्रंथ नहीं बचेगा, उसका रचनाकार नहीं बचेगा जिसको आप याद नहीं कर लेंगे। और कोई ट्रिक नहीं। देखिए, कोई पढ़ाई का कोई बता दे कि ट्रिक होता है, तो कोई ट्रिक नहीं होता। सिर्फ एक ट्रिक है कि मेहनत, अभ्यास, लगातार कितना हम अभ्यास करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, अभ्यास पे डिपेंड करता है। कोई विद्वान नहीं होता, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका सही होगा। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो नियमित अभ्यास के लिए क्या है, हमको लगे रहना है किसी न किसी तरीके से, और जब हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। और कोई इसका ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, कितना आप अभ्यास करते हैं, कितना आप परिश्रम करते हैं, कितना अपने शिक्षा के प्रति आप समय देते हैं। तो समय आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, नमस्कार, जय हिंद।